Hello everyone, today our topic is solvent system concept for acid and base। इसमें क्या बताया गया है कि भाई सोलवेंट क्या होता है। जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सोलवेंट, जिसमें हम किसी भी चीज़ को सोल्यूबल करते हैं, किसी भी चीज़ को घोलते हैं, वो होता है सोलवेंट। और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, जो ये ऐसे याद रखते हो जिसकी स्पेलिंग छोटी होती है सोल्यूट की जैसे, तो सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी होती है सोलवेंट वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट क्या आता है, ये सोलवेंट के बेस पे एसिड और बेस बताता है कि भाई अगर सोलवेंट चेंज होता रहेगा तो एसिड और बेस भी चेंज होता रहेगा। तो इसके कंसेप्ट इसी बेस पे ये कंसेप्ट है। तो इसका अगर ये किसने दिया था, कैडे इल्सलेन दिया था ये 1928 में। तो इसका जो डेफिनेशन है, जो एसिड इज एन सब्सटेंस विच एदर बाय डिसोसिएशन और बाय रिएक्शन विद सोलवेंट गिव द कैटाइन कैरेक्टर ऑफ द सोलवेंट। जो मतलब एसिड कौन होगा जो किसी भी सोलवेंट में अगर हम उसको घोल लेंगे तो जो सोलवेंट का एसिड जो कैटाइनिक कैरेक्टर है ना, वो अगर देगा, वो अगर सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा तो वो होगा एसिड। कौन जो मतलब कैटाइनिक कैरेक्टर का, जो कैटाइनिक कैरेक्टर का जो आयन है सोलवेंट का, वो अगर रिलीज होगा तो वो एसिड होगा। जैसे अगर किसी भी चीज में, अगर वाटर में हमने कोई भी एसिड डाला तो वाटर क्या है, जो सेल्फ आयनाइज होगा। वो सेल्फ आयनाइज मतलब अगर वाटर है तो मतलब आयनाइज होता रहेगा, मतलब अपने आयंस में टूटता रहेगा। जैसे H2 है, H2 किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH माइनस में। और अगर यह हाइड्रोनियम आयन में तोड़ना है तो अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो हाइड्रोनियम आयन में टूट जाएगा। जनरली किस में टूटता है, हाइड्रोनियम आयन में टूटता है। तो मतलब क्या है, अगर कोई भी एसिड, कोई भी अगर किसी भी चीज को हमने वाटर में डिजोल्व किया, अगर वो H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव क्या है, इसका कैटाइनिक कैरेक्टर है ना, कैटाइनिक कैरेक्टर है, कैटाइनिक कैरेक्टर है इसका वाटर का ना। अगर कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव देता है सॉल्यूशन में तो वो होगा एसिड, और जो OH माइनस देगा वो होगा बेस, क्योंकि ये क्या है, अनायन है। और अगर बेस की डेफिनेशन देखो तो बेस की डेफिनेशन होगी एन बेस इज एन सब्सटेंस व्हिच आइदर बाय एसोसिएशन और बाय रिएक्शन विद सॉल्वेंट गिव द अनायनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट। जो मतलब यहाँ पे अनायन आ जाएगा बेस के केस में। अगर जो अनायन देगा सॉल्यूशन में तो वो तो होगा बेस, और जो कैटायन देगा वो होगा एसिड। हाँ, तो हम इसमें हम जो सोलवेंट है उनको चेंज करके देखते हैं। मतलब उसमें जो हमने पहले पढ़े थे वो जनरली हमने एक्वस सॉल्यूशन में पढ़े थे ना, कि भाई वाटर में उनका सॉल्यूशन था। लेकिन अगर हम सोलवेंट को चेंज करते रहे, सोलवेंट तो कुछ भी हो सकता है, हम अमोनिया में भी डिजोल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में डिजोल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या जो एसिड और बेस के जो है वो चेंज होता रहेगा। मतलब उसकी जो ये नहीं है कि जो कोई चीज़ अगर न्यूट्रल थी एसिड में, न्यूट्रल थी, अगर वाटर में न्यूट्रल थी, अगर उसको अमोनिया में डिजोल्व करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो उस केस में भी न्यूट्रल ही रहे, हो सकता है वो एसिड की तरह काम करने लग जाए, है ना। और ऐसे ही अगर मान लो कोई एसिड था जैसे एसिटिक एसिड था, CH3COOH था ना, CH3COH था। अगर वो वाटर में है, वाटर में तो किसकी तरह काम करता है, वीक एसिड की तरह काम करता है। लेकिन अगर वाटर में है तो वो वीक एसिड की तरह काम करेगा, जो WA मतलब वीक एसिड। लेकिन अगर इस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड में डिजोल्व कर देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने इसको डिजोल्व कर दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है। जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो क्या होगा, जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में इसको डिजोल्व कर देंगे तो वो बेस की तरह काम करने लग जाएगा ना। जो एसिडिटी होती है वो एक रिलेटिव टर्म होती है ना। अगर कोई दो कंपाउंड है A1 और A2, मान लो, तो उसमें इनका चेंज होता रहेगा। मान लो पहले तो अगर ए एसिटिक एसिड था तो उसमें वाटर था, अगर A2 वाटर था तो ये एक एसिड की तरह काम कर रहा था। लेकिन अगर जब एसिटिक एसिड है और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड है तो दोनों एसिड, लेकिन जो सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिटी शो करेगा, और ये वाला जो एज ए बेस काम करेगा, है ना। और ऐसे ही अगर एसिड है, अगर एसिटिक एसिड है, अगर उसको अमोनिया में डिजोल्व कर दो, अगर उसको अमोनिया में डिजोल्व कर दो तो अमोनिया तो बेस है ना, अमोनिया बेस है तो ये इसकी एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा ना।
अब ये मतलब बेस है, तो ये एसिड के साथ और अच्छे से रिएक्शन करना चाहेगा, है ना। जो वाटर के कंपैरिजन में अगर देखोगे, तो वाटर के कंपैरिजन में देखोगे तो ये एसिड मतलब एसिडिक एसिड से अमोनिया जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन करना चाहेगा, मतलब इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। तो मतलब अमोनिया के केस में क्या होगा, ये एसिटिक एसिड है जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, लेकिन जो अगर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कर दोगे तो वो एक बेस की तरह काम करेगा, एसिटिक एसिड, है ना। तो ये रिलेटिव टर्म होती है ना, जो ज़्यादा एसिडिक है वो तो एसिड हो जाएगा, और जो कम एसिड है वो एज ए बेस की तरह काम करेगा ना। तो ये जो एसिड देखते हैं वो हम रिलेटिव टर्म में देखते हैं। और अब हमने देखना जो सोलवेंट सिस्टम, मान लो उन्होंने सोलवेंट चेंज कर दिया, पहले तो हमने वाटर देखा था, अगर हमने अमोनिया सॉल्यूशन हमारा है ना, अमोनिया सॉल्यूशन है, इसमें दो मोलिक्यूल लेके चलते हैं। अमोनिया किस किस में डिसोल्व होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव। देखो ये आपने ऐसे स्टोइचोमेट्री इसके बैलेंस करके रखने हैं, जैसे इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, तो इस पर इस साइड मतलब इस साइड भी 6 हाइड्रोजन है, तो मतलब एक में हाइड्रोजन ज़्यादा कर देना है, एक में कम कर देने हैं। तो मतलब जिनसे भी ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिनसे भी कम है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये कैटायन है, ये कैटायन है, और ये है एनायन, ये एनायन। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, जो भी सोलवेंट, अगर कोई भी कंपाउंड अगर सोलवेंट में कैटायनिक करेक्टर, कैटायन कैटायन मतलब कैटायन बनाता है तो वो होगा एसिड, जो एनायन बनाता है वो होगा बेस। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो जैसे NH4Cl है, NH4Cl है, और उसको हमने अमोनिया में डिसोल्व कर दिया, अमोनिया में डिसोल्व कर दिया। तो अमोनिया में डिसोल्व करेगा तो क्या बनाएगा, ये NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो NH4 पॉजिटिव एक कैटायन है, NH4 पॉजिटिव कैटायन है। देखो इसमें वैसे तो ये एनायन है, ये वाला तो एनायन है, लेकिन हमें कौन सा देखना है, जो सोलवेंट के कैरेक्टर है, जो सोलवेंट के कैरेक्टर के, जैसे अमोनिया सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो अमोनिया तो दो आयन देता है, एक कैटायन और एक एनायन। इनमें से देखना कैटायन यह है या एनायन है, इसका क्या है। मान लो इसमें तो कैटायन जो मतलब निकल रहा है इसमें से, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह, ये एसिड की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन अगर दूसरा कंपाउंड है, जैसे ये पोटेशियम अमाइड है, तो और इसको हमने अमोनिया में डिसोल्व करा दिया, तो ये क्या कह देगा, NH2 नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव ना। तो जो NH2 नेगेटिव है ये क्या है, एनायन है। तो इस सोलवेंट का एनायनिक कैरेक्टर ये शो करा, तो ये क्या किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा ना, क्योंकि NH2 नेगेटिव है, तो ये बेस की तरह काम करेगा, है ना। और इसका तो ये हमने देखा था कि पीछे भाई अगर अगर एसिटिक एसिड को अमोनिया में डालेंगे तो वो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा अगर एसिटिक एसिड को इसमें डालेंगे। और एक होता है यूरिया, होता है ना, जो यूरिया का अगर वाटर में सॉल्यूशन है तो वो एज ए मतलब न्यूट्रल काम करता है। यूरिया ना एसिड होता है ना बेस होता है, मतलब उसकी पीएच जो है वो 7 के करीब होती है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, CONH2NH2 ना, ये होता है यूरिया, CONH2NH2 ये होता है यूरिया। तो देखो अगर लेकिन यूरिया को अगर अमोनिया में डिसोल्व करोगे तो NH2 CONH2, अगर इसको अमोनिया में डिसोल्व करोगे, अमोनिया में डिसोल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये NH2CONH3 पॉजिटिव बना लेगा, और ये करेगा NH2 नेगेटिव। ये वाली रिएक्शन होगी। तो मतलब ये जो एक हाइड्रोजन है अमोनिया, जो अमोनिया का, वो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा NH2 नेगेटिव। देखो तो फिर इसमें जो सोलवेंट का कौन सा करेक्टर बन रहा है, ये सोलवेंट का ये वाला पोर्शन बन रहा है, तो ये कौन सा है, अनायनिक है ना। तो अनायन की तरह का अनायनिक करेक्टर जो है, अनायनिक या अनायनिक आयन जो है वो रिलीज हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, यूरिया जो है वो बेस की तरह काम करेगा, है ना। तो इस ऐसे ही हमने मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड है तो हमने उसको अमोनिया में डिसोल्व करके देखना है, या उसकी रिएक्शन देखनी है। अगर वो कैटायन रिलीज कर रहा तो वो NH4 पॉजिटिव कर रहा तो वो एसिड, NH2 नेगेटिव कर रहा तो वो बेस की तरह काम करेगा। ऐसे ही अगर हम
और कंपाउंड देखें, जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है लिक्विड होता है वैसे, है ना, लिक्विड सॉल्वेंट होता है ये। तो सॉल्वेंट तो लिक्विड भी हो सकता है, या ना लिक्विड नहीं, गैस सॉल्वेंट होता है, सॉरी गैसेस होता है, गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकता है। तो अगर इसका ये टूटेगा तो ये बनाएगा SO3 पॉजिटिव या SO नेगेटिव। तो ये इस फॉर्म में टूटता है सल्फर का, देखोगे अगर सॉरी SO2 नेगेटिव या ये सो टूटता भाई SO2 पॉजिटिव SO3 2 नेगेटिव। तो ये इस फॉर्म में टूटता है, SO पॉजिटिव या SO3 2 नेगेटिव। तो मतलब ये तो ये है कैटायन, ये कैटायन है और ये है एनायन, ये है एनायन। तो मान लो अगर इसमें किसी भी कंपाउंड को डाला, अगर वो कैटायन रिलीज कर रहा है तो वो होगा एसिड, अगर एनायन रिलीज कर रहा है तो वो होगा बेस। तो अगर इसका कंपाउंड, इसका रिएक्शन जैसे SOCl2 है, SOCl2 है, वो अगर टूटेगा और उसका सल्फर डाइऑक्साइड में अगर उसको बनाओगे, उसका सोल्यूशन बनाओगे, तो अगर SO2 पॉजिटिव रिलीज होगा, अगर एक तो Cl माइनस रिलीज होगा, तो इसमें कौन सा करैक्टर हो रहा है, ये कैटायनिक करैक्टर है। तो कैटायनिक करैक्टर होगा तो क्या होगा, ये कैटायनिक करैक्टर है तो ये होगा एसिड की तरह काम करेगा ये वाला कंपाउंड। लेकिन अगर ऐसे ये वाला कंपाउंड है जैसे Na2SO3, Na2SO3, तो इसमें क्या होगा, 2 सोडियम पॉजिटिव और एक SO3 2 नेगेटिव, ये रिलीज होगा। तो ये वाला एनायन रिलीज हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये वाला कंपाउंड बेस की तरह काम करेगा, है ना, ये बेस की तरह काम करेगा। देखो एक होता है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है, तो और एक उसमें एक सोल्ट बनता है और एक जो सोलवेंट जो हमारा ले रहे थे हम वो बनता है। तो हमने एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इनमें चेक कर सकते हैं कि अगर सोलवेंट अलग है तो उसमें कैसे होगा। देखो अगर वाटर है, वाटर में तो किसी तरह क्या HCl है और एक NaOH है, और अगर इसका वाटर में सोल्यूशन है तो क्या बनाता है, जैसे NaCl और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। वाटर मतलब जो सोलवेंट था, ये एसिड है, ये बेस है, एक सोल्ट बना लिया, ये जो सोलवेंट का एक था वो मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अगर ऐसे ही आप देखें, पिछले में देखा था जो अमोनिया केस में NH4Cl था, NH4Cl क्या आता है, एसिड निकल के आया था, और KNH2 था, ये KNH2 था, ये किसकी तरह का, ये था बेस की तरह काम करा है इसने। तो ये क्या बनाएगा, ये मतलब एक तो जो वाटर जो है, मतलब जो ये था किसका थे, अमोनिया था ना हमारे में, अमोनिया सोल्यूशन लिया था हमने, तो एक तो अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेगा ऐसे का ऐसा, और क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, क्योंकि इसमें KCl क्या है, एक सोल्ट है, और जो है ये जो क्या रिलीज हो गया, सोलवेंट रिलीज हो गया। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, एक सोल्ट बना और एक, मतलब एक तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल रिलीज होंगे किसके, सोलवेंट के। तो ये भी एक टाइप से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। और ऐसे इनकी देखें, अगर SOCl2 है, SOCl2 प्लस Na2SO3, अगर इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, ये 2NaCl प्लस और क्या होगा 2SO2। हाँ, तो मतलब ये भी एक, इसने भी ये किसकी तरह काम कर रहा था, SO2 पॉजिटिव था, दे रहा था, तो ये एसिड था, ये बेस था, और इसने क्या बनाया, एक सोल्ट बना लिया, और जो सोलवेंट का मॉलिक्यूल था वो रिलीज हो गया, है ना। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। अगर अलग अलग सोलवेंट होगा तो उसमें इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे देखेंगे। हाँ, तो अगर ऐसे ही अगर और सोलवेंट लेके देखें हम, जैसे N2O4 है, N2O4 है, अगर उसका ये देता है NO4, NO पॉजिटिव या
NO पॉजिटिव देगा और NO3 नेगेटिव देगा, हाँ NO3 नेगेटिव देगा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या और एग्जैक्ट लिखो तो ये लिख सकते हो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ना। लेकिन इसमें क्या है, अगर टेट्राऑक्साइड बोल दिया आपने तो इससे अंडरस्टैंडेबल है कि नाइट्रोजन तो दो ही होंगे, है ना। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मतलब चार, इसमें चार ऑक्साइड आपने शो कर दी है, तो नाइट्रोजन भी ये समझना है, मतलब अंडरस्टैंडेबल होगा कि नाइट्रोजन कितने होंगे, दो होंगे। या ये बोल सकते हो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये अगर सोलवेंट है तो ये किस फॉर्म में रिलीज होगा, NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो ये तो क्या कैटायन है, कैटायन है और ये एनायन है। तो अगर सोलवेंट, अगर रिएक्शन के बाद ये रिलीज हो रहा है तो वो होगा एसिड, लेकिन अगर ये दे रहा है तो वो होगा बेस ना। तो अगर देखो NOCl है, NOCl, तो NOCl को अगर NO पॉजिटिव दे रहा है और एक Cl माइनस दे रहा है, तो ये क्या दे रहा है, कैटायन दे रहा है, तो ये होगा एसिड। और ऐसे ही अगर उसको देखो हम KNO3 क्या कह देगा, NO3 नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। हाँ, तो ये क्या है, ये एनायन है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये वाला बेस की तरह काम करेगा, ये वाला एसिड की तरह काम करेगा। और ऐसे अगर इनकी एसिड बेस रिएक्शन कराओगे, जैसे NOCl तो क्या एसिड है और KNO3 क्या बेस है, तो इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एक तो KCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, KCl क्या होगा, सोल्ट होगा, और एक N2O4 ये जो सोलवेंट हमारा वो रिलीज हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई अगर सोलवेंट का एसिड कब होगा, जब वो कैटायन रिलीज कर रहा होगा, जो कैटायन कंपोनेंट है सोलवेंट का अगर वो रिलीज हो रहा है तो वो होगा एसिड। अगर बेस है तो क्या कर रहा होगा, कैटायन रिलीज कर रहा होगा। और ऐसे अगर हम सॉल्यूशन देखना चाहें तो अगर सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 में क्या होगा, तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तो बनाएगा H3SO4 पॉजिटिव, और एक बनाएगा HSO4 नेगेटिव। आपने मतलब अगर ये मतलब सॉल्यूशन को इसको सेल्फ एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है, ये सेल्फ आयनाइजेशन है। मतलब सेल्फ आयनाइजेशन मतलब खुद ही आयनाइज हो रहा, तो इस खुद ही आयनाइज हो रहा, तो मतलब दो इसके मॉलिक्यूल है, एक में से तो प्रोटॉन निकाल दो, एक में प्रोटॉन एक ज्यादा ऐड कर दो। इसमें प्रोटॉन एक ज्यादा ऐड कर दिया तो H3SO4 पॉजिटिव बन गया, इसमें से एक निकाल दिया तो HSO4 नेगेटिव बन गया। जिसमें कम प्रोटॉन है तो उसमें होगा एक माइनस चार्ज, और जिसमें एक ज्यादा तो उसमें होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायन है, अगर ये रिलीज हो रहा है तो कंपाउंड होगा एसिड, अगर ये वाला रिलीज हो रहा है तो कंपाउंड होगा बेस। तो इसमें क्या है, अगर हम जैसे अगर एसिटिक एसिड का देखते हैं, इसमें CH3COOH, अगर इसको हम मतलब किसमें रिलीज मतलब सोलवेंट हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा वो CH3COOH पॉजिटिव ये बना लेगा और एक HSO4 माइनस बना लेगा। तो ये वाली रिएक्शन होगी इसके बीच में। देखो इसको समझ भी सकते हो आप, देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो, और ये वीक एसिड है, तो ये अपना H पॉजिटिव जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो जितना अच्छे से अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा। तो H पॉजिटिव आयन जो अच्छे से कौन सा देगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वाला देगा, तो ज्यादा H पॉजिटिव ये देगा, और H पॉजिटिव ज्यादा देगा तो वो इसके साथ जाके रिएक्शन करा दे, इसके साथ जो रिएक्शन करा दे। इसके साथ कैसे कराएगा, जो COOH होता है मतलब ये वाला एसिडिक ग्रुप जो हमने ये दिखाया है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जो H पॉजिटिव आया था सल्फ्यूरिक एसिड से, वो जाके इस पे रिएक्शन करा देगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा और एक ये रिलीज होगा। तो देखो इसमें कौन सा रिलीज हो रहा है, जो सोलवेंट का है ये एनायन रिलीज हो रहा है ना, एनायन रिलीज हो रहा है, और एनायन रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, वो बेस की तरह काम करेगा। तो ये कंपाउंड है जो एज ए बेस काम करेगा, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना। तो
इसमें हमने क्या देख लिया, अगर सोलवेंट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो जैसे अगर कोई वीक एसिड है, अगर उसको हम वीक एसिड को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में डिजोल्व किया तो वो एज ए बेस काम करेगा, लेकिन वीक एसिड को हमने बेस में डिजोल्व कर दिया तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। ऐसे ही बेस का काम है, अगर बेस को अगर मान लो न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन वाटर में है तो अगर वो वीक बेस की तरह काम कर रहा है, और अगर उसको स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया तो वो एसिड की तरह काम करने लग जाएगा, वीक बेस जो वो भी। हाँ, अगर वीक बेस को हमने एसिड में डाल दिया तो वीक बेस जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लग जाएगा। है, तो ये हमने सोलवेंट का फर्क रहता है अगर सोलवेंट हम चेंज कर रहे हैं तो। अब हमने देखना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसको हम देखते हैं पी के वैल्यू में देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी होता है, वो जो बहुत जल्दी से सेल्फ आयनाइज हो जाते हैं, मतलब अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है ना, ये क्या होता है, ये अपने आयन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, मतलब H+ में और Cl- में पूरे के पूरे टूट जाते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं जैसे CH3COOH है या HCN है, ये पूरे पूरे टूट पाते हैं, इनका कुछ पोर्शन ही जो है वो आयनाइज फॉर्म में हो पाता है। तो इसके तो हम क्या करते हैं, इनके आयनाइजेशन फॉर्म लिख के तो उसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेस पे देखते हैं हम वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। हाँ? या इसी केस में ऐसे ही हम बेस के केस में देखें, जो बेस कौन से होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो पूरा आयनाइज हो जाते हैं, मतलब अपने आयंस में पूरे के पूरे टूट जाते हैं, और वीक एसिड कौन से होते हैं जो कम टूटते हैं, मतलब उनका कुछ पोर्शन ही टूट पाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, ये इस पे डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा टूटेंगे, और जो वीक एसिड होंगे उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कम होगा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकालते कैसे हैं, वो हम जो इक्विलिब्रियम में ऐसे लिखते हैं, जो रेट कांस्टेंट वगैरह लिखते हैं उनके बेस पे लिखते हैं। जैसे कोई भी एसिड है HA है, वो कैसे टूटेगा, H+ में टूटेगा या A नेगेटिव में टूटेगा। तो ये क्या है, ये मतलब सिंपल रिएक्शन है कोई भी एसिड के टूटने की या आयनाइज होने की। तो इसका जो K है, K मतलब जो रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं या रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या जैसे अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, तो मतलब अलग अलग नाम होते हैं। अगर रिएक्शन पूरा इक्विलिब्रियम पे नहीं आई है तो उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो वही हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या जैसे हम एसिड का देख रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे Ka, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट इसमें क्या क्या है, H+ है प्लस और A- है, और ये डिवाइड में रिएक्टेंट क्या है, HA है। और ये सारे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है सबका ना, क्योंकि अगर प्योर फॉर्म होगी, प्योर जैसे अगर मतलब ये होता है कि अगर प्योर फॉर्म होती है या जो सॉलिड की फॉर्म में होता है तो हम उसको इसमें रेट कांस्टेंट में लिखते नहीं है, तो इनका जो है एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम सबको लिखेंगे। जो अगर कंसंट्रेशन को हमने लिखना होता है तो हम इसके बीच जो ये वाली ब्रैकेट होती है इसमें किसी भी कंपाउंड का चाहे H+ को लिख दिया तो उसका मतलब होता है H+ की कंसंट्रेशन, इसलिए हम इस ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया कि क्या हो गया, के हो गया H+ जो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये जो टर्म देखते हैं हम पी के, जो हमने लिखा है तो वो होता है पी के निकालते हैं हम, पी के जो होता है वो -log Ka होता है, -log Ka, पी के की वैल्यू -log Ka होता है, क्योंकि जो पता है जो
लोग के जो इस फॉर्म में आ जाती है ना, वो मतलब वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो आसान होते हैं। इस फॉर्म में अगर ये हो गया तो हो गया, जहाँ मान लो 5.10⁻⁻6 इस फॉर्म में होगा, के निकाल लोगे जो अगर, लेकिन इसको माइनस लोग के लिख दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ 5 4 या ऐसी आएगी ना। तो ये आसान होता है देखना, जैसे पी के वैल्यू जो है वो एक सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में आती है, तो इसलिए हम पी के वैल्यू निकालते हैं। कोई भी पी के लिखा हुआ कहीं पे भी तो उसका मतलब है माइनस लोग है उसको, उस चीज का। जैसे हम पी एच लिखते हैं, पी एच का मतलब है माइनस लोग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच है, मतलब माइनस लोग एच पॉजिटिव है ना, माइनस लोग एच पॉजिटिव। तो पी के का मतलब क्या होगा, माइनस लोग के ए। देखो इसमें पी के और के में क्या रिलेशन है, पी के इज इक्वल टू माइनस लोग के, मतलब जितना ज्यादा के ए ज्यादा होगा कि जितना के ए ज्यादा होगा उतना ही पी के कम होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, क्योंकि तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, है ना। तो जितना ज़्यादा पी के जितनी ज़्यादा पी के की वैल्यू कम होगी उतनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और मतलब एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड का तरह काम करेगा। और ऐसे अगर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, के की वैल्यू भी कम होगी, और के की वैल्यू कम होगी तो पी के की वैल्यू हाई होगी, है ना। तो मतलब एसिडिटी जो है वो एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के ए के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के और की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के ए के, और के और जो पी के है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो जैसे और मतलब जिस एसिड का जितना ज़्यादा, जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा पी के होगा उतना ही वो वीक एसिड होगा, है ना। अगर मान लो एक एसिड है एच है, उसका पी के 7 है, और एक एसिड है जिसका पी के 2 है, जिसका पी के 2 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, और जो जिसका पी के हाई है, मतलब जिसका पी के 7 है वो वीक एसिड की तरह काम करेगा, है। तो ये हमने ये देखना होता है, पी के वैल्यू निकालते हैं इनकी, है। और फिर एक केस आता है पॉलीप्रोटिक एसिड का। पॉलीप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, पहले H2SO4 होता है, और ये क्या रिलीज करता है, HSO4 माइनस प्लस में H पॉजिटिव जो होता है। और फिर क्या होता है, इसका अगर के ए लिखेंगे हम, के ए लिखेंगे पहले, मतलब क्योंकि दो रिएक्शन होती हैं, के क्या होगा HSO4 माइनस प्लस एच पॉजिटिव, और जो डिवाइड बाई H2SO4, ये तो पी के हो गया, और के ए हो गया। अगर पी के भी होगा इसका कुछ, पी के क्या होगा इसका, माइनस लोग के ए होगा ना, ये पी के होगा, इसका मान पी के लिख दिया हमने। और दूसरा के, जैसे एक और रिएक्शन होगी इसमें, मतलब एक और प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो उस वजह से के ए टू लिखा हमने, वो क्या होगा SO4 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव, तो इसको बोला हमने Ka2। तो मतलब इसमें ये जो HSO4 है 2 प्रोटॉन को रिलीज करता है, पहले तो ये एक प्रोटॉन को रिलीज किया, इससे मिला HSO4 माइनस, जो HSO4 माइनस था उसने एक और प्रोटॉन बनाया, ये बना मतलब एक ये वाला बना। इसको Ka2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है SO4 2 माइनस और इंटू H पॉजिटिव और डिवाइड बाई HSO4 माइनस, इनकी कंसेंट्रेशन। तो ये हो गया Ka2, ये हो गया Ka2, तो मतलब इस फॉर्म में हम Ka1 और Ka2 लिखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं ना उनका Ka1 हमेशा ज़्यादा होता है, Ka1 जो होता है वो ज़्यादा होता है Ka2 से, ये आपने याद रखना। और इसका रीज़न भी होता है, जैसे जो HSO4 है इसने जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसने एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया और एक HSO4 माइनस बना लिया। जो HSO4 ने मतलब एक माइनस चार्ज इस पे पहले से ही है, तो वो एक मतलब तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, तो किसी कोई भी कंपाउंड है वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आना चाहता है ना, अगर आयनिक फॉर्म में है तो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आना चाहता है, तो उसकी मतलब HSO4 क्या चाहेगा कि एक प्रोटॉन लेके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपने न्यूट्रल फॉर्म में जाके
कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसमें वो ज़्यादा मतलब एक और नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ रहा है, तो ये इस पे इधर जाने के बजाय पीछे जाना पसंद करेगा। मतलब जो HHO4 माइनस है वो सल्फ्यूरिक एसिड में जाना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि सल्फेट आयन में, है ना। तो इसकी वजह से जो है उसका Ka1 जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें टूटता है वो ज़्यादा टूटता है, बल्कि ये जो HSO4 माइनस जितना टूटेगा, है ना। तो मतलब ये जो Ka1 होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर pKa की वैल्यू देखेंगे तो वो pKa की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की ज़्यादा होगी, pKa ग्रेटर देन pKa1, क्योंकि जो K और pKa का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ये होता है पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में। अगर ऐसे हम बेस के केस में देखें, बेस के केस में भी सिंपल ऐसा ही है। जैसे कोई भी अगर हमने कंपाउंड लिया BeOH मान लो ले लिया, हाँ, तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, B पॉजिटिव प्लस OH माइनस। हाँ, और इसका अगर K इक्विलिब्रियम लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम या क्या लिख सकते हैं, KB लिखेंगे ना, क्योंकि बेस का देख रहे हैं हम। क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, B पॉजिटिव प्लस OH माइनस और डिवाइड बाय BOH। तो ये होगा इसका pKb होगा, ये kb होगा, pKb लिखेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस का log kb, है ना। तो मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pKb उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसका pKb उतना ही हाई, और उसका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pKb उतना ही कम होगा, है ना। जिसका pKb कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लिखेंगे हम इसको। जितना ज़्यादा Kb ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम pKb होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसमें हमने इसका कुछ जो कंसेप्ट, न्यूमेरिकल कंसेप्ट था वो भी देख लिया। अगला हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू